अ, सही तज्जिया किया है अब्दुल वाहिद साहब। और ये पूरा पस मंजर कम से कम हमें देखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा, और तभी जो है बात होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून हैं, और इसके साथ साथ आप मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और डिबेट को जाहिर सी बात है वो सुन रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो डिबेट सुनते हैं। तो हमने चीन से शुरुआत की। आज चीन ने भी, इससे पहले तुर्की ने भी कहा कि तख्ता पलट का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, ईरान का तख्ता पलट किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, इन सब ने कहा कि अमेरिका से कि जंग करने की आप कोशिश मत करना, वरना मिडिल ईस्ट का जो है नक्शा बदल जाएगा। अब चीन ने भी ये बात कही है कि बातचीत ही एक रास्ता है, और आप सावधानी बरतिए। मतलब ये जो आप धमकाते रहते हैं, गोया कि ये धमकी वगैरह मत दीजिए, आपको बात करना है तो बात कीजिए। तो ये जो प्रेशर है, क्या आपको नहीं लगता कि ईरान ने बड़ी खूबसूरती से अमेरिका को घेर लिया है? मुमताज भाई देखिए, अमेरिका इस वक्त ऐसे दोराहे में फंसा है कि अगर बात नहीं बनती है तो उसके पास एक विकल्प है हमला करना, और बिना हमला किए लौट जाता है। तो ये उसकी, जिसको आप कहते हैं जियो पॉलिटिक्स की, बहुत बड़ी हार होगी। एक बात सामने आएगी कि अमेरिका ईरान से डर गया, और अगर जंग करता है तो हालात ऐसे पैदा होंगे कि चाइना और रशिया पूरी ताकत से ईरान का साथ देंगे, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वहां से। जैसे अभी वाहिद भाई ने बताया था, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उतना हैवी होता है कि उसको अगर हम फिल्टर करते हैं तो उतनी दमदार मशीनें भी हमारे पास नहीं है, अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सवाल यह है कि उसको रिफाइन करने में बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं और वो क्वालिटी नहीं आती है। तो इसीलिए वेनेजुएला का तेल से ज्यादा फायदा चाइना को ईरान के तेल से है। रशिया का तेल वो ले रहा है, और चाइना का ये बिजनेस है कि रशिया से, ईरान से, वेनेजुएला से तेल ले करके उसको फिल्टर करना, फिल्टर करके अपने आगे की कंट्रीज को वो बेचना, वो भी उसकी इकोनॉमी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो खाली चाइनीज टॉर्च बना रहा है, चाइनीज लाइट बना रहा है, वो हर फील्ड में काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने अपने यहाँ से चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हमारे यहाँ चांदी की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। तो आज चाइना की वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है। और चाइना का ये कहना ऐसा नहीं कि बहुत आसान है कि बस हल्के में कह के हम निकल गए। जो चाइना के स्टेटमेंट है उसको आप वर्ड ब वर्ड एक एक वर्ड देखो आप। ये एक हिसाब से उनको सजेशन नहीं है, उनको चुनौती है अमेरिका को। तो मुमताज भाई, जैसे ये आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि रिजीम चेंज कर दें, खामनाई हट जाए, मामला खत्म। अरे खामनाई कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी है ना, खामनाई वहां के प्रेसिडेंट है, ना खामनाई वहां के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए गवर्नमेंट चेंज होगी तभी उसके भी हेड को खामनाई रहेंगे, तो आप क्या करोगे? आपको दिक्कत गवर्नमेंट से है कि खामनाई से है? पहले ये तो आप क्लियर कर लो कि आपको दिक्कत खामनाई से है कि गवर्नमेंट से है। आप ये चाहते हो कि खामनाई भी हटे, गवर्नमेंट भी हटे, और पहलवी को हम लेकर के आ जाएं और सारे तेल को कब्जा कर ले, उसको खाली रबर स्टैम्प बना करके बैठा दें। ये आपकी सोच है जो पॉसिबल नहीं है, जो मुमताज भाई ईरान की आवाम अलाउ नहीं करेगी। मुमताज भाई, जब एक न्यूज आई है कि सीरिया से आईएसआईएस के 10-15 हजार आतंकवादी जो थे
जो वहां जेल में बंद थे उनको इराक शिफ्ट किया गया है। उस सूरत में ईरान ने अपना इराक वाला बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया है। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो उन खूंखार लोगों को अंदर घुसेड़ करके फिर से हम आतंक मचवा दें और फिर इधर हमला करके अपनी डेल्टा फोर्स की एंट्री करवाएं, जो तेहरान को कंट्रोल कर ले, हमारी डेल्टा फोर्स, जैसे इन्होंने बगदाद को कंट्रोल किया था। तो ये वही पैटर्न लेके चलना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप अंदर आग लगवाओ, एहतजाज शुरू करवाओ। एहतजाज शुरू कौन करेंगे? वो पहलवी के समर्थक, वो कुर्द लोग, कुर्द भी करेंगे, पहलवी के समर्थक भी करेंगे एहतजाज को शुरू। उसके बाद आप अपने इन आतंकियों को बीच में घुसेड़ दो ताकि वो जा करके वहां आगजनी करें, बॉम्बिंग करें, बम मारें, गोली चलाएं और वहां के निजाम को उथल पुथल कर दें। तब जब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तब ये उनके जितने भी डिफेंसिव सिस्टम है, जहां पे उनके मिसाइल लॉन्चर हैं, वहां पर ये बॉम्बिंग करें। अब बॉम्बिंग करके हेलीकॉप्टर के थ्रू डेल्टा फोर्स के लोगों को उतार करके तेहरान को कंट्रोल करें। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या इनको लगता है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर कहां कहां है? इनको यही नहीं पता कि ईरान का मिसाइल रेगिस्तान के अंदर भी दबा है, ईरान का मिसाइल समंदर के अंदर भी दबा है, जिसकी रेंज आराम से कम 1000 से 2000 किलोमीटर है, कम से कम। अभी हम 10-12 हजार किलोमीटर वाले में नहीं जा रहे हैं। तो वो आपके हेलीकॉप्टर को ईरानी फिजाओं में उड़ने देंगे और आपके लोगों को उतरने देंगे आराम से, वो कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है कि हम किसी भी तरीके से दबाव बना करके अपना काम निकाले। देखिए उसका हमने आपसे बहुत पहले एक बात कही थी, बहुत पहले क्या, 15 दिन 10 दिन पहले कही थी, ये सारा खेल तेल का है। न इसमें मिसाइल है, न इसमें न्यूक्लियर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का कोई मैटर है। सारा खेल तेल का है। अभी ईरान अपना तेल दे दे तो अमेरिका खुद बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप इनका मिसाइल बम बनवाएंगे, वहां वो न्यूक्लियर बम बनवाएंगे वहां पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अपनी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, एक स्लोगन लेके आए थे ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस ग्रेट अगेन करने के लिए इन्होंने दुनिया को लूटना शुरू किया है। किसी को जिनके पास तेल नहीं है उनके ऊपर आप टैरिफ मार मार के लूट रहे हो, और जिनके पास तेल है उन पे आप कब्जा करना चाह रहे हो। अमेरिका तो ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर मेरा कब्जा हो जाए ताकि वहां से निकलने वाले जहाजों के ऊपर हम भी वो सही एक टोल टैक्स लगा दें, जो हमारे एक सोर्स ऑफ इनकम का एक बेस बन जाए, जिम्मेदार सही। राशिद रिजवी साहब ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही। मैं समझता हूं कि अब तक के तज्जिए में ये बड़ी बुनियादी बात राशिद रिजवी साहब ने कही है कि दोनों तरफ से जहां तेल है वहां डरा के धमका के उसके कब्जा कर रहे हैं, और जहां बेचना है वहां भी डरा धमका करके कि हम ही बेचेंगे। यानी आप ये देखिए कि अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए, अपने कर्जे को उतारने के लिए ये जो प्लान अमेरिका ने किया, बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया, और यही अमेरिका की पॉलिसी है। अब्दुल वाहिद साहब वो जैसा कहा, लेकिन बड़ी अच्छी बात आज ईरान के सदर ने कही है। ये हेडिंग मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं अब्दुल वाहिद साहब। ईरानी सदर ने कहा है कि
उनका कहना है कि खित्ते के ममालिक अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, किसी सालसी किरदार की जरूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी, बहुत बुनियादी बात कही है। अब्दुल वाहिद साहब, क्या लग रहा है कि ये जो ईरान ने कहा है, किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ? क्या ये गजा के मामले की बात हो रही है कि साहब क्यों दूसरा आएगा, हम मसले को हल करेंगे, या और जो मसाइल हैं, जिस तरह के सऊदी यूएई का मामला हो या और खित्ते में, किसकी तरफ इशारा है अब्दुल वाहिद साहब? और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ तकरीबन 350 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर लें, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात हमसे जुड़ी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद साहब, देखिए, ऐसा है कि एक क्लियर मैसेज है यूएस को ईरान के साथ बातचीत के अंदर। जी जी जी, ईरान के साथ बातचीत में उसने तुर्किया को, सऊदी अरब को, यूएई को, ओमान को, बहरीन को और इवन पाकिस्तान वगैरह को भी डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और पहला जो था बातचीत जो है, उन्होंने ऑफर किया था कि या तो अंकारा में होगी या फिर इस्तांबुल में होगी, तुर्किया के शहरों ने। ईरान इस बात पर अड़ गया कि भाई नहीं, हम ये ओमान के अंदर करना चाहते हैं, जहां पिछली बातचीत हुई थी जहां पे। तो वो वेन्यू जो है फिर यूएस को झुकना पड़ा और जो है वो सारी बातें ईरान की माननी पड़ी। बेसिकली देखिए क्या है, अगर ईरान के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है यूएस, तो उसके लिए भी बुनियादी बात यह है कि जिसके साथ आपका इश्यू है आप उसके साथ बैठिए। इसको पूरा जो है, जिसको हम बोलते हैं एक आम भाषा में कि भाई ये रायता फैलाने की जरूरत क्या है, पंचायत किस लिए बिठानी है? क्योंकि जो बायलेटरल ट्रीटी रूहानी साहब के जमाने में हुई थी, उसमें ठीक है पंचायत बिठा ली आपने, P5 थे, यानी जो है जिनको जो है यूएनएससी के अंदर वीटो पावर है, उन कंट्रीज के अलावा जर्मनी को भी ओबामा ने शामिल किया था। उसके बाद ईरान के साथ डील हो गई। भाई वो डील जो है, अगर अमेरिका उतना जो है एतमाद के लायक होता, या उसको अगर पासदारी होती और उसके अंदर जरा सी भी अखलाकियात होती, तो क्या यूनिलेटरली तौर पे अपनी तरफ से कोई आदमी किसी मुआहदे को मनसूख करता है? डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफा सदर बने, उन्होंने आते ही जो है बहुत सारे काम किए, डब्ल्यूएचओ से अलग, डब्ल्यूटीओ से अलग, इससे अलग। उसके बाद उन्होंने ये भी काम किया कि ईरान के साथ जो सिर्फ अमेरिका का मुआहदा नहीं था, अक़वाम मुत्तहिदा की इन सारी कंट्रीज का था मुआहदा, उसको उन्होंने अपनी तरफ से तोड़ दिया। अब आप बताइए कि फिर ईरान अगर उन पर यकीन करे किस बात पे? फिर दूसरी बात, जब बातचीत शुरू भी हुई, ईरान के वजीर खारिजा गए, उसके बाद वक्त ये भी मुकर्रर हुआ कि भाई सेकेंड राउंड की बातचीत, नेक्स्ट राउंड की बातचीत 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद होगी। होता यह है कि जैसे ही वो सेकेंड राउंड शुरू होने वाली होती है, उससे पहले इसराइल का ईरान पर अटैक हो जाता है। कई बड़े बड़े कमांडर्स उनको शहीद किया जाता है ईरान के अंदर। तो भाई ईरान अगर यकीन करे तो यूएस पे किस, उस पे मौजूदा उस पे रिजीम पे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरानियन सदर ने बोला है वो बात बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि अभी एक तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मिस्र का एक शहर है, उसका नाम है शर्म शेख, सियाहती मकाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे ममालिक को, उसमें बेशतर ओआईसी के भी लोग थे ज्यादातर, उसके अलावा दिगर लोग भी थे, इटली वगैरह, ये लोग गए थे। पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई, सीज फायर वगैरह डील हो गई, साइन हो गया, सब कुछ हो गया। क्या गजा में इसराइली हमले बंद हुए? तो शर्म शेख अगर हम उर्दू में लें तो शर्म से डूब मरना चाहिए उन सारी पार्टीज को जो शर्म शेख में बैठे थे, मुआहदा करवाया, दस्तखत करवाया, और उस वक्त से लेके अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनियों को इसराइल शहीद कर चुका है, और रोजाना 15-20 लोग मारे जाते हैं। एक एनजीओ है पेरिस बेस्ड, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है पूरी दुनिया के लिए। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहाफियों का कत्लेआम इसराइल के हाथों हुआ है, और वो फलस्तीन के अंदर हुआ है। अब आप बताइए कि इस तरह की रिपोर्ट्स को कौन है जो नजरअंदाज करेगा? तो इस तरह की पामाली के बावजूद तो ईरान अगर किसी पर यकीन करेगा, तो ईरानियन सदर का जो बयान है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिल्कुल जेन्युइन है और टू द पॉइंट है।
भाई अगर तुर्किया बनते हैं सालिस, पाकिस्तान बनता है, ये सारे ममालिक, ये तो खुद जो है इनके यहाँ बेसेस हैं यूएस के, तुर्किया के अंदर खुद बेस है यूएस का। फिर तुर्किया जो है, जब से सीरिया वगैरह का सिनेरियो हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से बहुत सारे लोग तुर्किया के बहुत ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं और न होना चाहिए। अंधभक्त अगर किसी का होना चाहिए मुसलमान को, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की जात है, उसके अलावा कोई और शख्सियत नहीं है जिसका आदमी कोई मुसलमान अंधभक्त बने। नहीं, और तुर्किया जो है जब से वहां भी नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मैं अब्दुल वाहिद साहब क्लियर कर दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना इस गलत मैसेज चला जाएगा। वहां भी अंधभक्ति नहीं है, वहां पे भी कहा है कि दिलो दिमाग आंख कान सब बिल्कुल बिल्कुल। सजदे में भी आप जाएंगे तो आपकी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, ये शरई हुक्म है कि सजदे में भी आप जाएंगे तो आपकी आंख खुली होनी चाहिए। जब आप नियत कर रहे हैं तो आप होशो हवास में रहें, होशो हवास। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जी नहीं, अंधभक्ति का मतलब यह है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल का कोई वाज़ेह हुक्म सामने आ जाए जी, लेकिन इस तरह के लीडर्स को फॉलो करना जी, इस तरह के लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, ये मानना कि भाई ये लोग जो है बिल्कुल उस दर्जे पे हैं कि इनके खिलाफ सोचना गुनाह है, मैं इसका मुखालिफ हूं। मेरा ये मानना है कि खुद कुरान करीम में शायद दुनिया की पहली ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बोला है कि क्या तुम अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, हमारी आयत पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो मतलब एक वाहिद किताब ऐसी है जो दुनिया को, लोगों को, अपने पढ़ने वाले को गौर व फिक्र करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उभारती है। कोई धार्मिक किताब नहीं बोलती ऐसा, बल्कि अक्सर बोला जाता है कि धर्म के क्षेत्र में प्रश्न नहीं। तो शायद इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो बोलता है कि गौर व फिक्र करो। मुमताज भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं मौजूदा लीडरान की बात कर रहा हूं जो इनके ब्लाइंड वो हैं फॉलोअर्स। तो किसी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। तुर्किया की शबीह सीरिया के उस इनिशिएटिव के बाद खुद जो है उसकी शबीह मशकूक हो गई है। आप बताइए कि जब तक बशारुल असद थे, खामियां हैं मानता हूं मैं, कोई भी आदमी दूध का धुला नहीं है, लेकिन क्या गोलान हाइट से आगे कभी इसराइल की पेशकदमी हुई थी? आप देखिए कि जब से तुर्किया की पेशकदमी हुई है 20 किलोमीटर अंदर, यानी एक मर्तबा तो ऐसा था कि सिर्फ दमिश्क जो है इसराइली मिलिट्री से 20 किलोमीटर दूर था, इतनी अंदर तक इसराइली मिलिट्री गई थी। इसराइली मिलिट्री ने दमिश्क में और उस तरह आसपास बहुत सारे इलाकों में बम्बारमेंट किया, और ये सो कॉल्ड जो है, ये लोग जो लोग अपने आप को खलीफा होने का दावा बबागे दौल करते हैं, आप बताइए कि क्या एक मामूली गोली भी इसराइल की तरफ चलाई इन्होंने? कोई ऐसा बयान आया कि ये इसराइल गलत कर रहा है? कुछ स्टेटमेंट आए कि इसराइल को पासो लिहाज करना चाहिए सलामती का। भाई इसराइल जब शर्म शेख में बैठ गए इतने सारे ममालिक 40-50, जब उसने उसका लिहाज नहीं किया, तो मैं ये मानता हूं कि ईरानियन सदर का बयान लेजिटिमेट है। जब अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, और इससे बड़ी बात यह है, बता दूं मैं आपको, ये जो नेतन्याहू की विजिट हुई है यूएस, नेतन्याहू की हैसियत बढ़ा चढ़ाकर मीडिया बताता है। नेतन्याहू की हैसियत बिल्कुल नहीं है कि वो ईरान या किसी मामले पर बातचीत कर सके। नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल है, अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। जो भी कंट्रीज आईसीजे को मानती हैं या उसके चार्टर पर साइन किया है, वो बाउंड हैं कि नेतन्याहू अगर उनके कंट्री में जाए तो उसको डिटेन करें या फिर अरेस्ट करें। तो आप देखिए अमेरिका के अलावा कहीं और दाल गलने वाली है नहीं, इसीलिए व्हाइट हाउस का वो तवाफ करता रहता है जाकर के। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, क्या आया देखिए आप, उन्होंने ये बोला कि मैं इसराइली प्रेसिडेंट से जो है उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगेन कि भाई वो माफी दें। वो नेतन्याहू को माफी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो नेतन्याहू देखिए वो दाखिली तौर पर बहुत फंसा हुआ है। लाखों की तादाद में इसराइली सड़कों पर है, नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज चल रहा है, इम्पीचमेंट होना है उसका, और उसकी कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है। तो वो ईरान या फलस्तीन मुद्दे पर बार्गेन करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि उसको सेफ पैसेज मिल जाए, माफी मिल जाए, किसी तरह से वो दुनिया में कहीं जाए या फिर इसराइल में रह सके, इसके लिए वो कोशिश में है, क्योंकि दुनिया में कहीं और रहने के लायक भी नहीं है। तो ईरानियन प्रेसिडेंट का बयान बहुत सिग्निफिकेंट है, और मुझे लगता है कि ईरान इस बात पे बिल्कुल अड़ जाना चाहिए ईरान को कि भाई जो भी बातचीत होगी अमेरिका या उसके या जो मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज हैं ईरान के, सिर्फ वही बैठेंगे, कोई पंचायत नहीं है यहाँ पे।
जी।